सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का एक बार और स्वागत है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 3 और 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें लगभग 6 एक्सरसाइजें हैं। इसकी जो सब एक्सरसाइज है वो लगभग 6 है। आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 और प्लस इंट्रोडक्शन। अच्छी बात है कि हम इन सभी एक्सरसाइजों का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और पूरी एक्सरसाइज हम आज कवर करेंगे, ठीक ना। और आप लोग इस एक्सरसाइज को समझने के लिए सबसे पहले हम एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। जो कि निर्देशांक ज्यामिति हमारे पास है वो उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कोर कॉन्सेप्ट हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट हैं। उसके द्वारा इस एक्सरसाइज को अगर पढ़ेंगे तो ये एक्सरसाइज हम लोगों को बहुत आसान लगेगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग कापी कलम और किताब निकाल के बैठ जाइए उतारने के लिए, नोट करने के लिए। और क्वेश्चन एक बार ना समझ में तो वीडियो को रोक के दोबारा फिर स्टार्ट करके रिवाइज कीजिए उसको बार बार, क्योंकि एग्जाम के बहुत सारे दिन अब नहीं रह गए। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम इसको। सबसे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति की कुछ छोटी छोटी पॉइंटें और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति के कुछ पॉइंट के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास एक क्षैतिज रेखा है। क्या है? ये हमारे पास एक क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा उसे कहते हैं जो पट होती है। जैसे कहने का मतलब, अगर इस मार्कर को अगर ऐसे रख देना तो क्षैतिज हो जाएगा। अगर आप जमीन पे सो जाएंगे ना तो क्षैतिज हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो रेखा हमारे पास क्षैतिज हो ऐसे, ठीक ना, अगर जमीन पे आप लेट हो गए तो क्षैतिज हो गए। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक क्षैतिज रेखा है और इस क्षैतिज रेखा को कोई एक ऊर्ध्वाधर रेखा, तो पहले ये क्षैतिज हो गई, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज हमारे पास ये है, ऊर्ध्वाधर ये होगी। तो कहते हैं कि जब किसी क्षैतिज रेखा को ऊर्ध्वाधर सीधी रेखा इसके मध्य बिंदु से काटता है, इसके मध्य बिंदु से काटता है दोस्तों, तो यहां पे हम एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे जो इसको इसके एकदम मध्य बिंदु से काटेगा और इसको 4 भागों में बांट देगा। कितने भागों में बांटेगा? 4 भागों में। तो जब ये 4 भागों में बांट देगा इसको, तो इस वाले रेखा को हम बोलेंगे, यहां पे जो हमारे पास शीर्ष है इसको बोलेंगे एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। और इसके विपरीत वाले को बोलेंगे एक्स डैश अक्ष। क्या बोलेंगे? एक्स डैश अक्ष। ऊपर वाले को बोलते हैं वाई अक्ष, नीचे वाले को बोलते हैं वाई डैश अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष और वाई डैश अक्ष। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से, बहुत प्यार से। दोस्तों यहां पे जो ये काटा है ना एक दूसरे को, तो इसको हम कहते हैं 0.0,0। क्या कहेंगे? 0,0। अर्थात ये मूल बिंदु है। इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं दोस्तों? मूल बिंदु। इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। तो इसको कहेंगे 0,0। अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरी एक्स एक्सिस यहां से लेके इसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओ से ओरिजिन बोला जाता है, इसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस ओ से लेके एक्स तक, ये एक्स कितना भी बढ़ाओ वहां तक चला जाए, लंदन तक चला जाए एक्स इधर से, तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास धनात्मक एक्सिस है। कौन सी है? इसको हम कहेंगे धनात्मक अक्ष। क्या बोलेंगे दोस्तों? धनात्मक अक्ष। और उसके विपरीत इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक। क्या बोलेंगे? ये है ऋणात्मक अक्ष और ये है धनात्मक अक्ष। मतलब इस पे जो पॉइंट होगा ना, इस पे जो नंबर होगा ना, वो हमारे पास प्लस में होगा, धन में होगा, और इसमें जो होगा वो क्या होगा? माइनस में होगा, ऋण में होगा। दोस्तों अगर ऊपर की बात करें तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा, और ये भी, ये नीचे वाला हो जाएगा हमारे पास ऋणात्मक। इसी पर ध्यान देना है। ये वाली रेखा धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये नीचे वाली भी ऋणात्मक है। क्योंकि विपरीत वाले की जब बात करते हैं ना तो वो हमेशा ऋणात्मक ही होता है। देखिएगा दोस्तों, अगर इसमें हम कोई पॉइंट ले, कोई हम यहाँ इस पे बिंदु ले, कोई एक नंबर ले, तो हमेशा प्लस में होगा। तो इसको हम लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये सब प्लस में होंगे। +1, +2, +3, +4, +5। यहां पे बात करेंगे -1, -2, -3, -4, -5। इसकी बात करेंगे तो +1, +2, +3, +4। और इसकी बात करेंगे -1, -2, -3, -4, -5। ये निर्देशांक ज्यामिति का एक छोटा सा हिस्सा है जो आप लोग 9 में पढ़े होंगे, और यहां पर हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसके द्वारा हम लोग इसको सीख पाए। ध्यान दीजिएगा हमारी बात पे। ये जो है
यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास है, इसको कहते हैं प्रथम भाग। क्या बोलते हैं? प्रथम भाग। चतुर्थांश भी बोलते हैं इसको, प्रथम चतुर्थांश भी बोलते हैं। ये हमारे पास हो गया द्वितीय, द्वितीय, और ये हो गया हमारे पास तृतीय, और ये हो गया हमारे पास चतुर्थ। क्या हो गया? चतुर्थ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 4 भाग होंगे इसके, 4 चतुर्थांश होंगे। बात करेंगे प्रथम भाग के निर्देशांक की, तो प्रथम भाग का निर्देशांक होता है प्लस कामा प्लस। सवाल आता है कैसे, तो वेट करिए बता रहे हैं। इसका होता है दोस्तों माइनस कामा प्लस, और इसका जो है, इसका हमारे पास होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका माइनस कामा माइनस, और इसका जो होता है दोस्तों ये हमारे पास होता है प्लस कामा माइनस। कहेंगे सर कैसे? सर समझ नहीं आया बात, ये कैसे हो सकता है? क्लियर बातें नहीं हो पा रही है। ये जो चीजें हैं इसको हम कैसे करेंगे? तो दोस्तों बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत आसान, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, एकदम मीठे मीठे पढ़ लेंगे इसको। देखिएगा, अंग्रेजी में भी अगर आप लेटर की बात करते होंगे तो पहले हमारे पास एक्स आता है, फिर उसके बाद वाई आता है। देख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके चेक कर सकते हैं कि पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। तो ये हमारे पास बिंदु को मैथ में रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट को, पहले एक्स बाद में वाई। तो ये इस भाग की जब बात करेंगे तो ये रेखा एक्स है, ये रेखा वाई है। तो एक्स वाले में पहले क्या आएगा? ये धनात्मक है ना, तो पहले एक्स में धन आएगा, और फिर वाई वाले में हमारे पास ये भी धनात्मक है तो ये भी धन आएगा। चेक कर लीजिए। अगर इसकी हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, एक्स और वाई, इसकी बात करेंगे तो पहले एक्स आता तो एक्स ऋणात्मक है तो माइनस, फिर वाई आता तो वाई हमारे पास क्या हो जाएगा? ये पूरा रेखा धनात्मक है तो धनात्मक। सिंपल है। इसकी बात करेंगे हमारे पास एक्स कामा वाई, तो ये रेखा हमारे पास एक्स वाली ऋणात्मक है और वाई वाली भी ऋणात्मक है। देखिएगा दोस्तों, अगर इसकी बात अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास एक्स कामा वाई, अगर इसमें देखेंगे तो एक्स हमारे पास धनात्मक है और वाई हमारे पास ऋणात्मक है। चेक कर लीजिए। जिस बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ये तो धुआं धुआं कर दोगे यार, कोई दिक्कत ही नहीं होगी उसमें, धुआं धुआं कर देंगे इसको हम। तो ये कॉन्सेप्ट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और हमको जहाँ तक उम्मीद है ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा, तो हम लोग इसको रब कर देते हैं, मिटा देते हैं, और हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं। और सबसे पहले इस एक्सरसाइज को समझ लेते हैं है क्या है क्या। देखिएगा, 2 चर वाले, 2 तो आप लोग अच्छे से समझते हैं कि 2 होंगे इसमें, 2, ठीक है ना। सवाल है कि 2 होंगे क्या सर 2 क्या होंगे? तो 2 होंगे बच्चों चर क्या होते हैं? तो चर एक्स वाई जेड। तो इसमें हमारे पास जो 2 हैं, इसमें 2 चर आएंगे, या तो एक्स वाई या तो एक्स जेड, मतलब कुछ भी, ए से लेके जेड तक सिर्फ 2 ही चर आएंगे। इसमें होता है रैखिक। रैखिक का मतलब ऐसा चर जिसकी अधिकतम घात 1 हो, जिसकी अधिकतम घात क्या हो? 1 हो। समीकरण की बात करेंगे जिसमें इक्वल का निशान रहेगा उसे समीकरण बोलेंगे। हाँ, जिसमें भी इक्वल का निशान रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? समीकरण। अगर युग्म की बात करेंगे तो रैखिक समीकरण युग्म हमको हमेशा जोड़े में मिलने वाले हैं। इसमें 1 नहीं 2, 2x + 3y = 11, 3x + 5y = 12। ये हमारे पास रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात चेक कर लीजिए 1 है, इस इक्वल का निशान भी है, और 2 हमारे पास चर राशियां हैं, 2 चर 2, और इसी तरीके से ए भी है। तो जब हमारे पास 2 मिलेंगे बच्चों ना, तो उसको हम बोलेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट इसका था। और एक बात करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा इस बात पे, तीन बातें बताने वाले हैं इस एक्सरसाइज के लिए। ध्यान दीजिएगा, 3 बातें बताने वाले हैं इस एक्सरसाइज के लिए, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर एक रेखा दूसरी रेखा को, ये हम एक्सरसाइज 3.2 में भी पढ़ेंगे इसको, एक रेखा L1 एक लाइन है, L2 दूसरी लाइन है, एक रेखा दूसरी रेखा को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। ऐसा कुछ दिखाई देगा तो कहेंगे L1 प्रतिच्छेद कर रही है, किसको? प्रतिच्छेद कर रही है किसको? L2 को।
और जब कंडीशन हमारे पास ऐसी बनेगी L1 L2, तो इनको हम कहते हैं समांतर रेखा। क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। इनको हम बोल सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। मतलब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, तो बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। और एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है, समांतर रेखा उसे कहते हैं जिनके बीच की दूरियों का अनुपात हर एक पॉइंट पे बराबर हो। जिनके बीच की दूरियों का अनुपात हर एक पॉइंट पे बराबर, मतलब अगर ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी 2 होनी चाहिए, ये भी 2 होनी चाहिए, ये भी 2 होनी चाहिए, ये भी 2, ये भी 2, सब 2 होनी चाहिए। तो इसको हम कहेंगे समांतर रेखा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास जो रेखा है, इसके ऊपर अगर कोई रेखा बनाते हैं, जैसे ये, ठीक इसके ऊपर, तो इसको हम कहेंगे संपाती रेखा। क्या कहेंगे? संपाती रेखाएं या संपाती रेखा। क्लियर है? तो ये पहली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है कि एक दूसरे को काटेगा तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी, और अगर एक दूसरे दोनों रेखाओं के बीच की दूरियों का अनुपात बराबर होगा तो उसको हम समांतर रेखाएं बोलेंगे, और एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर ठीक होगी तो उसको हम कहेंगे संपाती रेखाएं। आइए हम लोग एक्सरसाइज की बात करते हैं, और एक्सरसाइज जो हमारे पास है 3.1, बहुत ध्यान से देखिएगा। और एक बात पहले, एक्सरसाइज पढ़ाने से पहले एक बात बता दें। देखिए, जहां पे पहले होगा पहले और जहां पे होगा बाद, बाद का मतलब हम वहां पे प्लस लगाएंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने की बात करेंगे। अब पहले जहां पे होगा वहां पे हम माइनस लगाएंगे, घटाने की बात करेंगे। जैसे हम कह दें एक लड़का है राहुल, राहुल की उम्र वर्तमान में 5 साल है, या 5 वर्ष से कुछ भी लिख सकते हैं। राहुल की उम्र वर्तमान में क्या है? 5 साल है। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। अगर हम कहें राहुल की उम्र वर्तमान में 5 वर्ष से 5 साल है, कुछ भी है, हम कहें 10 साल बाद, 10 साल बाद राहुल की उम्र होगी, कितनी होगी? 10 साल बाद। अरे इस समय 5 है तो 10 साल बाद देखेंगे तो 10 5 मिला के 15। वही हमने बोला, जब बाद आएगा ना तो प्लस करेंगे, और जब पहले आएगा तो माइनस करेंगे। सिंपल सी बात है। आइए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा कोर कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आइए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे से, एकदम आराम से। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। आप लोग किताब निकाल लीजिए और किताब में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, और हम पढ़ते हैं जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखिएगा, है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब है अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। एक बात सुन लीजिए, हमेशा जो बूढ़ा होता है ना वो बेटे में होगा, बेटी में होगा, पुत्री में होगा, पुत्र में होगा, बाप में माँ में बूढ़ा नहीं होता है जल्दी। वो तो पहले से ही उम्र है उनकी, है ना। तो हमेशा बाप में बेटे में करेंगे, बेटी में करेंगे, पुत्र में करेंगे, पुत्री में करेंगे, हमेशा इसी में हम बूढ़ा करेंगे, यही हमेशा अधिक होंगे, ठीक ना। मतलब बूढ़ा कर देंगे तो उनके संख्या उनके पिता की उम्र के बराबर आ जाएंगे। तो सुनिएगा क्वेश्चन, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, पहले तो ये इसमें 2 चीजें, एक आफताब है एक उसकी पुत्री। पहले ऐसे लिखते हैं, माना आफताब की वर्तमान आयु 100 वर्ष, और यहां पे लिखते हैं उसकी पुत्री, यहां पे लिखेंगे उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। यहां तक कहानी खत्म। 2 चीज हमने देखा, हमने लिख दिया। एक आफताब था, एक उसकी पुत्री थी। आफताब की जो आयु है, आफताब की वर्तमान आयु है 100 वर्ष है। आफताब की जो उसकी पुत्री है ना, पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? y वर्ष है। आइए देखते हैं क्या कहा है क्वेश्चन में। कहा है 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितना था? 7 गुनी आयु का था। तो पहले यहां पे लिखते हैं 7 वर्ष पूर्व, ध्यान से देखिएगा, 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 साल पहले। तो घटाएंगे ना, लिखेंगे आफताब की आयु, आफताब की आयु।
अरे वर्तमान आयु x है तो 7 साल पहले क्या हो जाएगी x माइनस 7 वर्ष, और पुत्री की जो आयु होगी 7 साल पहले, अरे बाप की आयु पिता की आयु घट रही है तो बच्ची की भी तो आयु घटेगी ना, तो पुत्री की आयु जो होगी होगी y माइनस 7 वर्ष। सिंपल सी बात है। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x माइनस 7, पुत्री की आयु y माइनस 7। लिखेंगे प्रश्नानुसार, सुनिएगा, लिखेंगे प्रश्नानुसार, पहली चीज के लिए प्रश्नानुसार ध्यान से। कह रहा है आफ्ताब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, अपनी पुत्री से कह रहा है 7 गुना, क्या था 7 गुना, आइए देखते हैं क्या कहा है, 7 गुना बोला है तुमसे 7 गुनी आयु का था। क्या बोला है, तुमसे 7 गुनी आयु का था। सुनिएगा, ये कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है, देखो पहले ध्यान से सुनो, आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x माइनस 7, पुत्री की आयु y माइनस 7। तो हम हमेशा कहें कि बूढ़ा जो होगा हमेशा पुत्री में होगा, बेटी में होगा, बच्चे में होगा, तो इसको पहले हम ऐसे लिखेंगे x माइनस 7 इक्वल y माइनस 7, दोनों इक्वल हो गया। तो इक्वल तब होगा जब इसमें हम 7 गुनी का है ना, तो 7 से क्या करेंगे, इसमें हम गुणा करेंगे। दोस्तों बहुत सिंपल चीज है, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे x माइनस 7, 7y, 7 7 49, देखिएगा। उसके बाद x माइनस 7, इसको इधर लेके आइए, माइनस 7y प्लस 49 इक्वल 0। x माइनस 7y, 49 में से अगर 7 घटाइएगा तो कितना आएगा, सिंपल सी बात है 42 आएगा। तो प्लस लिखेंगे 42 इक्वल 0, समीकरण नंबर 1। सिंपल सा, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 बन गया। आगे देखते हैं, कह रहा है कि आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में कह रहा है, किताब में देखिए, कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, लिखा है 3 वर्ष बाद, क्या लिखा है 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद हम देखेंगे कि आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद क्या होगी, x प्लस 3 वर्ष। पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, y प्लस 3 वर्ष। अब आगे पढ़ते हैं, क्या कहा है, अब कहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कह रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यहाँ पे भी लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार लिखिएगा, लिखेंगे x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। अब देखिए कह रहा है कि 3 गुनी का रह जाएगा, मतलब गुणा हमेशा पुत्री में होगा, बच्ची में होगा, तो यहाँ पे कह रहा है 3 गुनी। लिखेंगे x प्लस 3 का y में करेंगे तो 3y प्लस 3 3 के 9, इधर लेके आएंगे तो x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इक्वल हो गया 0। चेक कर लीजिए, चेक करिए, x माइनस 3y माइनस 9 प्लस 3 मतलब माइनस 6 इक्वल 0, समीकरण नंबर 2। तो इतनी बातें हमारी क्लियर हो गई। अब यहां से कहानी शुरू होता है, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से। तो यहां से क्या है, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से सारी कहानी यहीं से शुरू होगी। तो समीकरण नंबर 1 लिखेंगे x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल 0। अब देखिएगा यही कहानी, यही ध्यान से, x इक्वल 7y माइनस 42, x बराबर इसको हम लिख लेंगे और लिखने के बाद हम बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। क्यों बना रहे हैं अभी समझ में आएगा, देखिएगा बॉक्स बनाएंगे, x होगा y होगा। अब ध्यान से एकदम सुनिएगा, एकदम ध्यान से, y की जगह अपने मन से कुछ भी रख दीजिए, ठीक है ना, बस थोड़ा सा ध्यान इस बात का देना है। अगर उतना भी नहीं कर पा रहे तो कुछ भी रख दीजिए, 0 रख दीजिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान इस बात का देना कि यहाँ पे हम कुछ भी रखेंगे तो नंबर थोड़े हमारे से छोटे आए। क्यों छोटे आए, जब हम निर्देशांक ज्यामिति खींचे ना, तो हमारे जैसे मान लीजिए 500 आ गया तो कहाँ तक लेके जाएंगे उसे, अब वही 3 4 5 आएगा तो 1 2 3 4 कर ना लेंगे हम। देखिएगा अगर y की जगह अगर हम 5 रखते हैं, y की जगह क्या रखते हैं 5, तो 5 रखेंगे, 5 7 35, 5 रखेंगे यहाँ पे, y बराबर 5 यहाँ पे रखेंगे तो 5 7 35, और 42 में से 35 घटाइएगा दोस्तों ना, तो हमारे पास आ जाएगा -7।
42 में से 35 घटाइएगा तो आ जाएगा -7। अब आगे आगे बढ़िए ध्यान से। अब यहाँ पे रखते हैं y की जगह हम 7, तो 7 7 49, 49 में से अगर हम 42 घटाते हैं तो हमारे पास आएगा फिर 7। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से हमारे पास जो बिंदु आए हैं ना, जो बिंदु आए हैं हमारे पास वो है -7, 5 और 7, 7। ये दो बिंदु आए समीकरण 1 से। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे समीकरण नंबर 2, लिखेंगे समीकरण 2 से। कितना सिंपल अभी देखिएगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारे पास है x - 3y - 6 = 0। तो x इक्वल हो जाएगा 3y + 6। ध्यान से इतना तो आता है ना, -3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -6 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे फिर बॉक्स बनाएंगे एकदम सिंपल सा, प्यारा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, अच्छा सा। इसमें x लिखिए, इसमें y लिखिए। सिंपल सी बात है। यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, कुछ भी जो मन करे वो रख दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर हम चाहे तो यहाँ पे हम रखेंगे 2। क्या रखेंगे? अगर सपोज करिए आपका मन कर रहा है 0 रखने के लिए, तो यहाँ पे आप 0 रख दीजिए, x की जगह 0, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, y बराबर 6 आ गया। सॉरी, यहाँ पे y की जगह 0 तो x बराबर आएगा 6, y की जगह 0 तो ये पूरा 0 हो गया, सिर्फ x बराबर क्या बचेगा? 6 बचेगा। आगे बढ़ते हैं और अपने मन से कुछ भी रख लीजिए। अगर 1 रखेंगे तो ज्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा, तो थोड़ा सा छोटा चाहिए, तो यहाँ पे रख दीजिए -1 रखेंगे। क्या रखेंगे? -1, तो हमारे पास आ जाएगा -3 + 6 मिला के हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 3। बिंदु हमारे पास जो मिलेंगे बिंदु वो हो जाएंगे 6, 0 और 3, -1। क्लियर है? कितना सिंपल सी बात है। ये मत समझिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है नहीं, कुछ दम नहीं कुछ है। आइए इसका हम लोग ग्राफी निरूपण करते हैं। बस यहाँ पे कुछ भी अपने तरीके से रख के ऐसे दो बिंदु निकाल दीजिए, कुछ भी, जरूरी नहीं कि यही रखिए जो हम रखें। आइए इसका हम लोग ग्राफी निरूपण करते हैं, ग्राफी निरूपण। तो यहाँ पे हम बनाएंगे, x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया। ध्यान से देखिएगा, इसमें देख लीजिए, इसमें और इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? 7, तो 7 तक खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद हो जाएगा 7। इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। आगे 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 और उसके बाद -6 -7 y डैश। सिंपल सी बात है, ऐसे हम बना लेंगे ग्राफी निरूपण में। पहला बिंदु था -7, 5। अब देखिए -7 x की जगह ये x होता है, पहला स्थान बताए थे अभी, x होता है। x में -7 कहाँ आएगा? x में -7 ये आएगा, ठीक ना। और कामा फिर उसके बाद 5 है, 5 y की जगह, तो y पे 5 यहाँ आएगा। तो हम इसके सामने और इसके ऊपर देखेंगे तो बिंदु हमको लगभग यहाँ मिलना है। देखिएगा यहाँ पे डॉट 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 एकदम सामने, तो इसको मिटा देंगे ऐसे, और बिंदु हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे -7, 5। एक बिंदु मिल गया यहाँ पे हमारे पास। 7, 7 देखते हैं, तो 7, 7 जो हमारे पास मिलेगा वो मिलने वाला है दोस्तों, ये 7 रहा और ये भी 7 रहा, तो ये मिलेगा हमारे पास, ये रहा हमारा 7 और ये रहा हमारा 7, तो यहां मिलेगा। देखिएगा ध्यान से, ए भी मिल जाएगा 7, 7। और कुछ करना नहीं है इसके बाद, बस ऐसे मिला के बस बिंदु रख दीजिए और फिर इसके बाद आपस में इन दोनों रेखा को मिला दीजिए। बस इन दोनों रेखा को आपस में क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। उसके बाद दूसरा 6, 0। तो जब ऐसी कंडीशन बने तो खाली ये देखिए कि x कहाँ है? x 6 है ना, x 6 ही है ना, तो बस x देख लीजिए, ये यहाँ पे लिख लीजिए 6, 0, क्योंकि 0 का कोई मतलब ही नहीं है। आया है 3, -1, तो 3x है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 है, x है, और -1 मतलब y की जगह है, तो कहने का मतलब हमारे पास बिंदु जो आएगा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 3, -1, और इसको क्या करेंगे? आपस में मिला के आगे की तरफ खींच लेंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारा ग्राफी निरूपण। तो क्वेश्चन सिंपल है, ऐसा नहीं क्वेश्चन बहुत टफ है, बहुत प्यार से बहुत आराम से करिएगा तो अच्छा लगेगा।
आइए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इसमें 3 क्वेश्चन है दोस्तों। हम लोग 3 में से हम 2 आप लोगों को बता देंगे, एक आप खुद करेंगे तो ज्यादा आपको बेहतर लगेगा। होमवर्क में वो समझ लीजिए, ठीक ना। तो इसको मिटाते हैं। मुस्कुराने की वजह तुम आइए दोस्तों हम लोग अगली एक्सरसाइज देखते हैं। अगली एक्सरसाइज इसी एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे। अब हमारा ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट वाला हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 क्योंकि दूसरा आप लोग खुद लगाइएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, हम तुरंत उस क्वेश्चन को लगा देंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है इसमें 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक ना। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे लिखेंगे पहले, माना 1 किलोग्राम क्या है, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य जो हमारे पास है 100 रुपए, सपोज कर लीजिए ना। माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या है, 100 रुपए। और फिर यहां पे लिखेंगे 1 किलोग्राम अंगूर था, बार बार सेब वो लिखा रहा है, अंगूर था। माना 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए। कहानी खत्म, टाटा बाय बाय नमस्ते। आइए लगाते हैं इसको, लिख देते हैं प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। आइए क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं। हमने लिखा माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, अब एक बात सुन लीजिए पहले। लिखा है उसमें 2 किलोग्राम सेब का मूल्य और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। तो पहले 1 किलोग्राम का पता रहेगा तब बना निकालेंगे 2 किलोग्राम का। पता चला 1 किलोग्राम का पता नहीं, कौन ठग ले गया, दिक्कत हो जाएगी ना। आइए लगाते हैं। तो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि 2 किलोग्राम सेब का जो मूल्य है वो किसी, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये है। तो हमने 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 100 रुपया माना, तो 2 किलोग्राम का हो जाएगा 2x, सिंपल सी बात है ही नहीं कुछ। और 1 किलोग्राम अंगूर का हो जाएगा 1y। किसी दिन था 160, अरे भैया कुल जोड़ेंगे तब बने 160 आएगा। अरे सेब का पैसा है, ये अंगूर का पैसा है, कुल पैसा मिला के जोड़ेंगे तब तो 160 आएगा, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x + y = 160, समीकरण नंबर 1। बोले तो इससे सिंपल कुछ है ही नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है 1 महीने के बाद। अरे कौ महीने के बाद, खाने से मतलब भाई पैसा रहेगा तो खाएंगे, चाहे 1 महीने के बाद हो जाए चाहे 4 महीने के बाद हो जाए। लिखा है कि 1 महीने के बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर। आइए देखते हैं, तथा कर देते हैं यहाँ पे, तथा, कथा नहीं तथा कर देते हैं। 4 किलोग्राम सेब, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 किलोग्राम का 100 रुपया, तो 4 किलोग्राम का 4x होगा कि नहीं होगा। और प्लस आगे बढ़ते हैं, लिखा है 2 किलोग्राम अंगूर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2y बराबर हो जाएगा हमारे पास 300 रुपये, 300 रुपये। अरे बापो बाप, बड़ा महंगा है ये। क्या हो जाएगा हमारे पास 300 रुपये। एकदम ध्यान से हमारी बात सुनिएगा और एकदम ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। क्लियर है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखिए, एक बात और समझ लीजिए, एकदम ध्यान से समझिए। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 100 रुपया है, तो 2 किलोग्राम सेब था तो 2x हो गया। 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपया है, तो 1 किलोग्राम अंगूर था तो 1y हो गया। कुल पैसा जोड़ेंगे तो 160 रुपया होगा। और 2 किलोग्राम फिर सेब था, और सॉरी यहाँ पे 4 किलोग्राम सेब था और 2 किलोग्राम अंगूर था, कुल पैसा इसका जोड़ा गया तो 300 आ गया। आइए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, एकदम सेम समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 2x + y बराबर 160। इसको लिख सकते हैं y बराबर 160 - 2x। बॉक्स बनाते हैं यहीं पे, और कहाँ जाएंगे, बॉक्स बनाते हैं, देखिएगा एकदम ध्यान से। ये हो गया x, ये हो गया y, एकदम सिंपल है। देखिएगा यहाँ पे हमको ऐसा नंबर रखना है, 0 भी रख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बस छोटा रखते हैं। ऐसे नंबर रखते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे अगर हम 30 रख दें
तो 100 मिलेगा। 40 रख दें तो 80 मिलेगा, क्योंकि 40 दूना 80 हो गया, और 160 में से 80 घटाएंगे तो 80 मिलेगा। अगर यहाँ पे 60 रख दें, 60 x बराबर रखते हैं 60, तो 60 दूना हो जाएगा 120, और 160 में से 120 घटाइएगा ना तो आ जाएगा हमारे पास 40, छोटा हो गया। x की जगह 60 रखें, 60 दूना के 120, 160 में से 120 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 40, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड टाइम रखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पहले 60 रखे थे, कोई दिक्कत नहीं सर, पहले 60 रखे थे, अब 40 रख लीजिए। तो यहाँ पे अब रख लेते हैं हम 40, तो 40 रखिएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, 160 माइनस 2x है, तो 40 रखेंगे x की जगह, तो हो जाएगा 160 माइनस 4 दूना के 8, 80, मतलब आ जाएगा हमारे पास 80, है ना। क्योंकि हम जब 60 रखे थे तो 60 दूना के होता है 120, और 160 में से 120 घटाइएगा तो आ जाएगा 40। और उसी तरीके से अगर हम 40 रखते हैं, 40, तो 40 दूना के हो जाएगा 80, और 160 में से 80 घटाएंगे तो आ जाएगा 80। कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रख लेते हैं, यहाँ पे 40 रख लेते हैं, आ जाएगा हमारे पास 80। तो इस तरीके से दोस्तों जो बिंदु आ गया ना, अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी का मतलब कुछ भी। हमारे पास जो बिंदु आएगा, इसका बिंदु जो होगा 60, 40 और 40, 80, ये बिंदु हो गया हमारे पास, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन, अगला इक्वेशन सॉल्व करते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से कुछ है नहीं, एकदम ध्यान से देखिएगा। समीकरण 2 हमारे पास है 4x + 2y = 300। अब यहां से कर लेते हैं, 4x इक्वल हो जाएगा 300 माइनस 2y, और x इक्वल हो जाएगा 300 माइनस 2y/4। बॉक्स मतलब बक्सा, बक्सा मतलब तिजोरी। बनाइए इसको, ताला लगा दीजिए, कोई ना पैसा नहीं निकाल पाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास x है और क्या है y, एकदम आराम से, एकदम प्यार से, मस्ती से, झूम बराबर झूम। देखिए इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे y की जगह मान रखना है, कितना रख दें, ऐसा कुछ रखिए ना छोटा सा हो कि इसमें से इसको घटाए और 4 से काट दे भी हो। तो 4 से काटने के लिए सपोज करिए कि अगर हम यहाँ पे ध्यान से अगर 20 रखते हैं, तो 20 दूना के 40, और ये हो जाएगा 260। 260 नहीं काट पाएगा 4 उसको। अगला बढ़ते हैं, 30 रखते हैं, 30 दूना के 60, 30 दूना के 60, चेक करते हैं, चेक कर लो, 2 गुणे 30 बटे में 4, तो 300 माइनस 2 त्याई 6, मतलब 60 हो जाएगा बटे में 4। 300 में से 60 घटाएंगे तो 240 बटे में 4, 4 6 का 24, आ गया 60। मतलब कहने का दोस्तों है कि अगर हम क्या करें, y की जगह 30 रखें तो मिलेगा हमको 60 x की जगह। बोले तो एकदम सिंपल। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही कुछ रखना कि कट जाए, पता चला ऐसा रख दिया, कुछ कट भाई नहीं किया तो ले दिक्कत, भाई दिक्कत हो ही दिक्कत। देखो इधर, अब y की जगह सेकेंड टाइम रखूं, हमने 30 रखा था, 40 रख के देखते हैं। 40 दूना 80, आ जाएगा 120, सॉरी 80 करेंगे तो आ जाएगा 220, 220 4 से कट नहीं पाएगा, दिक्कत कर देगा। हम रखते हैं यहाँ पे 50 दूना के 100, हाँ रखेंगे। देखिए 300 माइनस 2 गुणे 50 बटे में 4, 300 माइनस 50 का 2 में गुणा करेंगे हो जाएगा 100 बटे में 4, 300 में से 100 घटाएंगे तो आएगा 200 बटे में 4, काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4 5 20, 50। तो y की जगह हमने क्या रख दिया, y की जगह रख दिया 50। कितना रख दिया 50, y की जगह रखा हमने 50, और हमारे पास 50 रखने के बाद गजब हो गया रामा, गजब हो गया, 50 आ गया। ये तो बिंदु हमारे पास जो आया है ना दोस्तों, बिंदु जो आया है वो आया है 60, 30 और फिर 50, 50। चेक कर लीजिए, चेक कर लो, कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी का मतलब इसी में का रखेंगे, इसका मतलब नहीं आलू गोभी लिया के रख दें, कहें सर जी बना नहीं, सर जी बन वही नहीं कि आप कहे तो कुछ भी रख दीजिए। कुछ भी का मतलब मान ही रखना है। आइए इसका ग्राफीय निरूपण करते हैं। ग्राफीय निरूपण, आइए ग्राफीय निरूपण कितना सिंपल है, देखिए x डैश y और y डैश, सबसे बड़ा नंबर इसमें अगर कुछ है तो 80 है। तो 20 में डिवाइड करते हैं ना, 20 में, तो 20
40 60 80, -20 -40 -60 -80, 20 40 60 80, -20 -40 -60 -80। क्लियर है? क्लियर है? आइए चेक करते हैं। पहला बिंदु था 60 कामा 40, ये x है, ये y है। आइए x 60 कहाँ है? x 60 ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। और y 40 कहाँ है? y 40 ये रहा। इसके सामने जाएंगे, इससे ऊपर जाएंगे, एक दूसरे से लड़ जाएंगे तो ये मत कीजिएगा एक्सीडेंट हो गया रब्बा, एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि ये अंक है। क्या है? अंक है। तो यहाँ पे जो बिंदु मिलेगा वो मिलेगा 60 कामा 40। क्या मिलेगा? 60 कामा 40। अगला बिंदु देखते हैं 40 कामा 80। 40 ये रहा, ये रहा। 80 जो है y पे ये रहा, इसके सामने जाएंगे, इसके सामने जाएंगे तो बिंदु ये मिलेगा हमारे पास। गजब का एकदम मिलेगा ना दोस्तों, बिंदु ये मिलेगा हमारे पास। और बिंदु कौन सा है? 40 कामा 80। तो लिखेंगे 40 कामा 80। इसके बाद इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? इसे मिला देंगे, मिला ही देंगे, इसको मिला देंगे, क्योंकि अलग करना अच्छी बात नहीं है। इससे अच्छा आप मिला दो। देखो एक ही रेखा है जी, कहीं ये मत समझ लेना कि दो रेखाएं हैं तो फिर हो जाएगी दिक्कत। एक ही रेखा है। अगला 60 कामा 30, तो 60 x पे ये रहा 30, तो 30 20 और 10 40 के बीच में मिलेगा तो लगभग यहां मिल जाएगा, यहां यहां। तो ये हो जाएगा हमारे पास बिंदु 60 कामा 30। तो यहां लिख लेते, कहां लिख ले? 60 कामा 30, ये रहा बिंदु। ठीक ना? यही है, यही। अरे 40 और 20 के बीच में 30 ना होगा तो यहाँ चलेगा, और 60 ये 50 कामा 50। 50 50 कोई दूर जब कोई बच्चा रोता था तो मम्मी कहती थी सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। तो ये ऐसा कुछ इसमें है नहीं। तो 50 कामा 50 हमारे पास है। तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे 50 कामा 50 है, तो 50 सच के लिए 40 और 60 के बीच में भैया छुपे थे, हमने निकाल लिया। यहाँ पे 50 है और 50 यहाँ पे, और ये भी 40 और 60 के बीच में 50 यहाँ। तो इसके साथ जाएंगे, इसके साथ जाएंगे तो हमारे पास ये बिंदु मिलेगा। गजब का बिंदु है एकदम। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये हो जाएगा 50 कामा 50, और इसको हम क्या करेंगे? आपस में मिला देंगे। और अच्छी बात देखने को मिलेगी अगर सही से मिलाइएगा तब, कि ये रेखा एक दूसरे के लगभग समांतर दिख रही हैं। और इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया खत्म, ग्राफीय निरूपण खत्म। एक क्वेश्चन जो दूसरा वाला है वो आपके होमवर्क में है, जरूर करिएगा। नहीं होगा ना तो कमेंट करिएगा, इसको भी धुआं धुआं कर दिया जाएगा। लेकिन पहले करिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा। ठीक है ना? और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यार इतना मेहनत हो रही है इसके लिए, आप लोगों के लिए, क्योंकि पेपर में आप लोगों के नंबर काफी मस्त जबरदस्त एकदम अच्छा है। आइए इस तरीके से एक्सरसाइज पहली खत्म हो गई। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रो, आई मीन से दैट इंट्रोडक्शन, उसका बेसिक पढ़ते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें है क्या। 3.2 एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 में निकाल के बैठिए, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 शुरू होने वाली है धुआंधार तरीके से। तो एक्सरसाइज 3.2 इंट्रो और सॉल्यूशन अभी है ना। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 में इसके इंट्रो में क्या। बहुत सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल, कुछ ज्यादा ही सिंपल है, इसलिए थोड़ा सा किताब इसको सॉल्व कर सकते हैं, एकदम हलवा हो जाएगी, समझ लीजिए चूरन जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका है, मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पे एक हमारे पास समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल 0, और एक समीकरण रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं ना, तो a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल 0, ये दो समीकरण है हमारे पास। अब इनसे क्या क्या चीजें और कैसे कैसे हैं हमको उसको समझना है। ध्यान से समझिए, ऐसे समीकरण किताब में आपको मिलेंगे। ऐसे समीकरण को इस एक्सरसाइज में सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, क्या समझना है, क्या सीखना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सपोज कर लीजिए ये समीकरण है और आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, तो अगर कंडीशन, ध्यान से देखिएगा, अगर कंडीशन a1 बटे में a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे में b2 बनती है, मतलब a1 और a2 का जो अनुपात है वो b1 और b2 के अनुपात के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे
इनसे जो रेखा मिलेगी ना वो रेखा हमारे पास होगी प्रतिच्छेदी रेखा। क्या होगी? प्रतिच्छेदी रेखा। जो L1 होगा, जो L2 होगा, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। कंडीशन ये बनेगी। और सुनिए क्या बनेगा, और ध्यान से, और क्या कहेंगे, इस युग्म को हम कहेंगे संगत युग्म। क्या बोलेंगे? संगत युग्म। एकदम ध्यान से, इस युग्म को हम क्या बोलेंगे? ये पहली पॉइंट, ये इसकी दूसरी पॉइंट, ये इसकी तीसरी पॉइंट, और इसकी एक चौथी पॉइंट ये है कि इसका सिर्फ और सिर्फ केवल एक हल है, होगा, केवल एक हल होगा। ध्यान से, केवल एक हल होने का मतलब जहां काटेगा ना वहीं पे x और y का सिर्फ एक मान होगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल, बराबर ना हो b1 बाई b2 के, तो हम कहेंगे वो जिस युग्म से ये बिंदु लिए गए हैं वो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। वो जो समीकरण होगा ना वो एक संगत युग्म होगा और उसका केवल एक हल होगा। एक कंडीशन है। अगर बाय द वे सपोज करिए, अगर कंडीशन ये बनती a1 बटे में a2 इक्वल b1 बटे में b2 इक्वल c1 बटे में c2, अगर कंडीशन ये बनती है तो हम कहेंगे जो रेखा हमको मिलेगी ना वो रेखा संपाती होगी। क्या होगी? संपाती। संपाती का मतलब है एक रेखा के ऊपर एक रेखा होगी। ये तो हमारे पास ये कौन सी रेखा है? इसको कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा? ये हमारे पास रेखाएं जो है इनको हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, और इसको हम कहेंगे दोस्तों संपाती रेखा। क्या कहेंगे इसको? संपाती रेखा या संपाती रेखाएं। समझिएगा, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारी, पहली कंडीशन तो ये है और दूसरी कंडीशन ये है, और तीसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि ये भी एक संगत युग्म होगा। ध्यान से देखिए, अगर a1 बटे में a2 बराबर हो जाता है b1 बटे में b2 के, और अगर बराबर हो जाता है c1 बटे में c2 के, ये तीनों आपस में अगर इक्वल हो जाते हैं ना तो कहेंगे रेखा जो इनके द्वारा हमको मिलेगी वो संपाती रेखा होगी। उनका युग्म क्या होगा? संगत युग्म होगा। और इसकी जो चौथी पॉइंट होगी ना उसको हम कहेंगे, इसमें हमारे पास अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। सिंपल सी बात है। इसमें हमारे पास क्या होंगे? अनेक हल होंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि इस पॉइंट पे भी हल हो सकता है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर एक बिंदु पे इसका हल हो सकता है। आइए लास्ट इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो लास्ट हमारे पास है, सपोज कर लीजिए a1 बटे में a2 इक्वल हो b1 बटे में b2 के, बट नॉट इक्वल हो c1 बटे में c2। a1 a2 तो b1 b2 के बराबर है, लेकिन वो c1 और c2 के इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी केस में, ध्यान से देखिएगा, ये पहली पॉइंट थी। ऐसे केस में क्या होगा? रेखाएं हमारे पास क्या होंगी दोस्तों? समांतर होंगी मेरे बच्चों, समांतर होंगी। ऐसी कंडीशन में रेखाएं क्या होंगी? इनको हम कहेंगे समांतर रेखा। क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं। ये होंगी समांतर रेखाएं। और इनकी जो थर्ड वाली पॉइंट है ना, इनको हम कहेंगे असंगत युग्म। असंगत युग्म। और चौथी वाली जो बात है ना, इसमें हम लिखेंगे, इसमें हमारे पास क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। चेक कर लीजिए, यही कॉन्सेप्ट हमारे पास है इस एक्सरसाइज के। दो अगर इक्वेशन हमारे पास गिवन है, दो इक्वेशन अगर दिए गए हैं, तो वहां पे a1 बटे में a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे में b2 होगा, तो कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। एक रेखा दूसरी रेखा को काट रही है, वो युग्म जो है संगत युग्म है, उनका केवल एक हल होगा, केवल एक हल। अगर ये तीनों इक्वल हो जाते हैं, a1 बटे में a2 इक्वल b1 बटे में b2 इक्वल c1 बटे में c2, तो हम कहेंगे रेखाएं संपाती हैं। ये एक संगत युग्म है। इसके अनेक हल होंगे, एक नहीं, इसके अनेक, बहुत सारे हल हो सकते हैं। बट लास्ट कंडीशन अगर देखेंगे कि तो a1 बटे में a2 इज नॉट, सॉरी, a1 बटे में a2 अगर बराबर है b1 बटे में b2 के और इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है c1 बटे में c2 के, तो कहेंगे रेखाएं समांतर है। क्या कहेंगे? रेखाएं समांतर है। और फिर ये एक असंगत युग्म होगा। जब समांतर रेखाएं होंगी ना तो कहीं एक दूसरे को काटेंगी नहीं, और जब नहीं काटेंगी तो कहेंगे असंगत युग्म होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक ना? इस तरीके से दोस्तों ये इसका था छोटा सा इंट्रोडक्शन, जो एग्जाम की दृष्टि से जानना बहुत जरूरी था।
एग्जाम में ये सब तो पूछेगा नहीं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। एक्सरसाइज जो हमारे पास है 3.2, किताब निकाल लीजिए, एक्सरसाइज 3.2, और बहुत आराम से और बहुत अच्छे से इसको हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.2, और एक्सरसाइज जो हमारे पास 3.2 है उसमें हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किताब निकाल लीजिए और किताब में पढ़ने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले का इसमें पहला है, पहले का पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है ना, पहले का पहला, ध्यान दीजिएगा, पहले का पहला लिखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों, देखिए जब दो बात आ गई, जब कंपेयर वाली बात आ गई ना, लड़कियों की संख्या लड़कों, तो यहां पे हम मानेंगे, यहां पे मानेंगे, माना लड़कियों की संख्या बराबर x, माना लड़कियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी x, और फिर इसको भी मानेंगे लड़कों की संख्या बराबर y। सिंपल सी बात है। लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिखेंगे प्रश्नानुसार, आराम से देखिएगा, लिखा है इसमें, लिखेंगे प्रश्नानुसार और देखेंगे लिखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, मतलब ये दोनों मिला के 10 हैं, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। दोनों मिला के 10 है, दोनों मिला के क्या है 10 है। और फिर आगे देखते हैं कि कहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों से 4 अधिक है, यहां पे लिखेंगे लड़कों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या, ये जो है ना लड़कों से 4 अधिक है तो प्लस 4, तब बना अधिक होगा। ये हमारे पास हो गया, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, देखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एकदम आराम से, जो लड़कियों की संख्या वो क्या है 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या हमारे पास क्या है, ऐसे लिखेंगे लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या इक्वल लड़कों की संख्या प्लस 4। लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से क्या है 4 अधिक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 4, y को इधर लेके आएंगे तो x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 4, समीकरण नंबर 2। ठीक है, लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, 4 क्या है अधिक है, तो लड़कियों की संख्या x हो गई, लड़कों की संख्या प्लस 4 हो गया, और लड़कों की संख्या हमारे पास y थी, y को इधर लेके आएंगे, माइनस वाई हो जाएगा इक्वल 4 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब इसमें हमसे पूछा है कि आप ये बताइए, देख लेते हैं क्या पूछा है, पूछा है कि आप ये बताइए कि लड़कों की जो संख्या है वो कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। सिंपल सी बात है, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, या ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए, x प्लस वाई इक्वल 10, x माइनस वाई इक्वल 4, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, एक कट गया, y और y मिला के हो जाएगा 2y, 10 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 6, तो आएगा 2y बराबर 6, और y बराबर हो जाएगा 6 बटे में 2, तो 2 त्याई 6, तो y बराबर हमारे पास आ गया 3, y बराबर क्या आ गया दोस्तों 3। और अगर हमको x निकालना है, मतलब y बराबर 3 का मतलब लड़कों की संख्या आ गई 3, अगर हमको x निकालना है तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है क्या आखिर समीकरण 1, तो x प्लस वाई इक्वल 4, y का मान है 3, तो x प्लस 3 इक्वल हो जाएगा हमारे पास 4, है ना। ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या कंडीशन बन रही है। कहने का मतलब ये है कि y हमारे पास इस तरफ आया तो x माइनस वाई इक्वल 4 हो गया, हमने इसको ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद x का मान हमारे पास आ गया 1,
तो ये है दोस्तों y बराबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। आइए सर्च करते हैं समीकरण 1 कहाँ पे है। तो समीकरण 1 ये रहा। तो x प्लस वाई इक्वल 10। तो y बराबर 3 है तो रखेंगे x प्लस 3 इक्वल 10। तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3 और x बराबर हो जाएगा हमारे पास 3। तो इस तरीके से लड़कियों की जो संख्या आ गई वो आ गई, सॉरी यहाँ पे 7 रहेगा, 7 रहेगा। जो लड़कियों की संख्या आ गई हमारे पास वो है 7। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार और आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे कितने कलम थी और कितनी पेंसिल थी। तो आइए हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे। और इसमें दिया हुआ है कि 5 पेंसिल है। तो एक पेंसिल का दोनों मूल्य ₹1 है। ₹1 का मतलब एक पेंसिल का मूल्य 1x है। तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5x। तो लिखेंगे 5x प्लस एक कलम का मूल्य ₹y है। तो कह रहा है 7 कलम है तो हो जाएगा 7y। कुल पैसा मिला के हो जाएगा हमारे पास ₹50। समीकरण नंबर 1। सेकंड देखते हैं, कह रहा है कि 7 पेंसिल, इस बार 7 पेंसिल है तो एक पेंसिल ₹100 तो 7 पेंसिल ₹7 प्लस कलम देखते हैं। तो कलम इस बार जो है वो 5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5y बराबर हो जाएगा हमारे पास कुल पैसा मिला के ₹46। तो समीकरण नंबर 2। इस तरीके से समीकरण बनाएंगे। देखिएगा एक पेंसिल का मूल्य ₹100 तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5x। एक कलम का मूल्य है ₹y तो 7 कलम का मूल्य हो जाएगा 7y। अब कुल जोड़ेंगे तो कह रहा है ₹50 होगा टोटल। कितना होगा? ₹50। आइए लिखते हैं समीकरण 1। ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करना है एकदम ध्यान से। लिखेंगे समीकरण 1 में कुछ बहुत आराम से करेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, अपोजिट गुणा कर दीजिए, उल्टा इसका गुणा करिए। समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करके घटाने पर समीकरण 1 में जो है वो 7 से करेंगे, समीकरण 2 में जो है वो 5 से करेंगे। बहुत सिंपल सा चीज है। देखिए समीकरण 1 में अगर 7 से कर रहे हैं तो 7 5 35x प्लस 7 7 49। इसमें हम लोग गुणा कर रहे हैं 7 से और इसमें कर रहे हैं 5 से पूरे में। तो 7 5 35x 7 7 49y बराबर 7 5 35 तो हो जाएगा 350। तो ऊपर वाले का गुणा हो गया, नीचे का करते 5 7 35 x प्लस 5 5 25y बराबर 5 6 का 30 के 0, 5 चौक को 20 और यहाँ पे 3 मिला के 23। इसको घटाना है, माइनस माइनस माइनस। कहोगे सर ऐसे क्यों गुणा किया? तो सुनिए, क्योंकि एक कट जाए, एक कट जाएगा ना तो आराम से y का मान आएगा। तो ये कट गया। 49 में से 25 को घटाना है तो पहले आप y लिख लीजिए। 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा बराबर 0 में से 0 तो 0 ही आएगा। 5 में से 3 घटाइएगा तो 2 आएगा, 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 आएगा। तो इस तरीके से जो हमारे पास मान आए हैं अभी को ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से। 9 में से 5 तो 4 आएगा, 4 में से 2 तो 2 आएगा, y उतार लेंगे। यहाँ पे 0 का कोई मतलब होता नहीं तो 0 उतार लिए। 5 में से 3 घटाए तो 2 आया, 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 आएगा। तो यहाँ पे आ गया 24। क्या आ गया हमारे पास? 24y इक्वल 120। तो y इक्वल हो जाएगा 120/24। आइए काटते हैं, देखते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो y इक्वल हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले आप इसको काट लीजिए 2 से। तो आएगा यहाँ पे 12, यहाँ पे आएगा 60। तो 12 5 60 कट गया। आ गया हमारे पास 5, आ गया हमारे पास 5। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारे पास है 5x प्लस 7y इक्वल 50। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई में 5 इक्वल 50। यहाँ पे लिखेंगे 5x 7 5 35 इक्वल हो जाएगा 50। 5x इक्वल हो जाएगा 50 माइनस 35 और 5x इक्वल हो जाएगा 50 में से 35 घटाइएगा तो आएगा 15। x बराबर हो जाएगा 15/5। तो 5 तिहाई 15। तो x का मान आ गया हमारे पास। कहने का मतलब है कि एक पेंसिल का जो मूल्य था वो था ₹3 और जो एक कलम का मूल्य था वो हमारे पास था ₹5।
कितना था 5 रुपया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है दोस्तों, आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं इसको, और आप लोग इसको बार बार रिवाइज करिएगा। एग्जाम में इसमें से संगत असंगत आगे टर्म आने वाले हैं, वैसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो रिवाइज आप लोग किए रहेंगे तो बेहतर तरीके से लगा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा क्या कह रहा है सेकंड वाले में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन सेकंड में बोला है किताब में, देखिए, अनुपातों A1 बटे में A2, B1 बटे में B2, C1 बटे में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती। मतलब युग्म दिया गया समीकरण एक, पहला देखिए यहाँ पे, पहला दिया गया 5x माइनस 4y और दिया गया +8 = 0, फिर दिया गया 7x + 6y और -9 = 0। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, यहाँ पे देखिए, दो ही क्वेश्चन बताएंगे। 9x + 3y + 12y = 0 और दिया है 18x + 6y + 24 = 0। ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से। इसमें पूछा है, ये बताइए कि ये जो युग्म हमारे पास है ये संगत है, सॉरी, इसमें ये पूछा है कि समांतर है, संपाती है कि प्रतिच्छेदी है। ये जो युग्म दिए गए हैं ये कौन से हैं, मतलब कहने का मतलब है कि ये संपाती हैं कि समांतर हैं कि प्रतिच्छेदी हैं। तो कैसे लगाएंगे देखिएगा, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से। इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए। देखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 का क्रमशः A1x + B1y + C = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना। लिख लीजिएगा, तुलना करने पर ये समीकरण दिया हुआ है। समीकरण 1 व समीकरण 2 का क्रमशः A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो A1 पहले का पहले में, तो A1 बराबर हो जाएगा 5, B1 बराबर -4, C1 बराबर 8, A2 बराबर 7, B2 बराबर आ जाएगा दोस्तों 6 और C2 बराबर आ जाएगा 9। अब चेक करते हैं कंडीशन फॉलो करती है कि नहीं करती। देखिएगा, ये हमारे पास 5/7 है, मतलब A1 बटे में A2, B1 बटे में B2, C1 बटे में C2 होता है फार्मूला। चेक करते हैं, तो A1 बटे में A2 5/7 आएगा, यहां पे लिखेंगे -4/6। ये तो पहले ही इक्वल नहीं है, ये इक्वल है ही कहां, जब अनुपात में हम लिखे तो इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो लिखेंगे A1 बटे में A2 इज नॉट इक्वल B1 बटे में B2। इस कंडीशन को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं कि 5/7 -4/6 जो है आपस में बराबर नहीं है, ठीक ना। A1 बटे में A2 इज नॉट इक्वल B1 बटे में B2 बराबर नहीं है। जब नहीं है, जब ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे जो हमारे पास रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। वो रेखाएं प्रतिच्छेदित रेखाएं। कौन सी रेखाएं, प्रतिच्छेदित। कितना सिंपल है, बहुत आराम से कर लिए। आइए इसको चेक करते हैं, इसका भी सेम कंडीशन लिख लीजिएगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 का क्रमशः A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर वही चीज लिख लीजिएगा। यहाँ पे ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। देखिएगा, A1 बराबर हमारे पास आएगा 9, B1 बराबर आ जाएगा 3, C1 बराबर आ जाएगा 12, A2 बराबर 18 और B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, सीधा सा लिखेंगे, चूकी लिख दीजिए, चूकी।
A1 बटे में A2 बराबर हमारे पास है 9/18 इक्वल 3/6 इक्वल 12/24 है ना। आइए चेक करते हैं। 9 एक 9, 9 दूना 18, 3 एक 3, 3 दूना 6, 12 एक 12, 12 दूना 24। तो आगे 1/2, 1/2, 1/2। तो इसको लिख सकते हैं A1 बटे में A2, B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2। तो गजब हो गया, ये तीनों आपस में क्या हो गए इक्वल। और जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास रेखाएं हैं वो क्या है, समपाती रेखाएं। ये कौन सी रेखाएं हैं, कहेंगे समपाती रेखाएं। ये कौन सी रेखाएं हैं दोस्तों, समपाती रेखाएं। कंडीशन हम बताएं, ठीक ना। जब इक्वल नहीं होगा तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और जब सब इक्वल हो जाएगा तो कहेंगे समपाती रेखाएं। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको आप लोग करिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल सा, बहुत आरामदायक एकदम क्वेश्चन है, बहुत आराम से लग रहे हैं सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चल रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों से क्या पूछा है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है उसमें आइए देखते हैं क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो हम लोगों से पूछा है वो है कि अनुपातों A1 बटे में A2 कामा B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। ये तो वही बात हुई। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, देखिए 3x + 2y और इक्वल 5 कामा 2x - 3y इक्वल 7। सबसे पहला काम इसको इधर लेके आएंगे, 3x + 2y एकदम वैसे ही लगाएंगे, -5 इक्वल 0। समीकरण नंबर 1 यहाँ पे 2x - 3y - 7 इक्वल 0। समीकरण नंबर 2 हो गया। वही लिखेंगे समीकरण एकदम सेम कुछ है नहीं, एकदम सेम। एक समझ लीजिए समीकरण 1 व समीकरण 2 का A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करेंगे। तो A1 बराबर हो जाएगा 3, B1 बराबर हो जाएगा 2, C1 बराबर हो जाएगा -5 और A2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 2, B2 बराबर हो जाएगा -3, C2 बराबर हो जाएगा -7। ऐसे ही करना है। देखिए A1x x से x कैंसिल, A1 बराबर 3, B1y y से y कैंसिल, B1 बराबर 2, C1 बराबर हो जाएगा -5। क्लियर है, C1 बराबर क्या हो जाएगा -5, नो प्रॉब्लम। आइए इसमें हमसे संगत पूछा था, असंगत। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास समांतर है कि संपाती है कि प्रतिच्छेदी। अगर प्रतिच्छेदी और संपाती होगी तो ये रेखाएं हमारे पास जो होंगी, ये संगत युग्म जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, संगत। और अगर समांतर होगा तो असंगत हो जाएगा। चेक करते हैं, लिखेंगे चूंकि 3/2 2/-3 ये तो पहले ही नॉट इक्वल हो गया, ये इसके बराबर नहीं है। लिखेंगे अर्थात A1 बटे में A2 इज नॉट इक्वल B1 बटे में B2। तो ये जब कंडीशन लगती है ना तो लिखेंगे कि अतः युग्म क्या है, संगत है। अतः युग्म क्या है हमारे पास, संगत है। क्यों, क्योंकि कहा था कि अगर A1 बटे में A2 इज नॉट इक्वल B1 बटे में B2 होगा तो ये संगत युग्म होंगे। क्या होंगे, संगत युग्म होंगे। और A1 बटे में A2 इक्वल B1 बटे में B2 इक्वल C1 बटे में C2 होगा, तब भी ये संगत युग्म होंगे। कंडीशन है। तीसरे का पहला हमने लगा दिया। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, फिर से समझा देंगे, लेकिन इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके भी जितने भी क्वेश्चन है ये देखते हैं इसमें हमारे पास कितने क्वेश्चन है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो 2 3 4 5, पांचवा देख लीजिए, पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन है 4/3 x + 2y - 8 इक्वल 0 कामा 2x + 3y इक्वल 12
इक्वल 12 दिया है, शायद यहाँ पे इक्वल 8 है और यहाँ पे इक्वल 12 है। चलिए जो भी होगा इसमें पता नहीं चल रहा है, आप लोग बुक में देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो 5वां दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें खूब क्लियर हमको पता नहीं चल पा रहा है वो है क्या, इसलिए देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। शायद जो 5वां क्वेश्चन है शायद इक्वल 8 है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा उस पर एकदम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। देखते हैं, सेम चीज लिखेंगे लेकिन उससे पहले 4/3x प्लस 2y, 8 उधर है तो इधर आएगा तो -8 इक्वल 0। ये हमारे पास जो है 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। क्लियर है, समीकरण 1 और समीकरण 2 सेम चीज लिखेंगे, सेम चीज लिखेंगे, सेम चीज लिखेंगे। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 4/3, b1 बराबर क्या हो जाएगा 2, c1 बराबर -8 कामा, a2 बराबर 2, b2 बराबर 3, c2 बराबर -12, है ना। तो चूंकि a1 बटे में a2 ऐसे पहले ऐसे लिख रहे हैं, 4/3 बटे में a2 बटे में 2 हो जाएगा इक्वल 2/3 इक्वल -8/-12, 2 ऊपर चला जाएगा, इसके भी बटे में क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 का 3 में करेंगे तो 4 बटे में आ जाएगा 6 इक्वल 2/3 इक्वल माइनस से माइनस कट गया तो 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, तो 2 बटे में हो गया 3, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, तो आ गया 2 बटे में 3, 2 बटे में 3, 2 बटे में 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए आ चुका है, चूंकि क्या है अर्थात ये जो हमारे पास आया है a1 बटे में a2 इक्वल b1 बटे में b2 इक्वल c1 बटे में c2, ऐसा कुछ है। अगर ये कंडीशन बन रही है तो भी हमारे पास जो युग्म है वो एक संगत युग्म है। कौन सा युग्म है दोस्तों, संगत युग्म है। कितनी सिंपल सी बात है, कितना आराम से लग रहा है। तो अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट करिए जल्दी से, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अगर वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो ये गारंटी है 100% के क्वेश्चन आप लोगों को एकदम हवा लगेगा। ऐसा नहीं कि बहुत टफ कोई क्वेश्चन, एकदम सिंपल लगेगा, एकदम बोले तो एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं, कौन से असंगत, ग्राफी विधि से हल कीजिए, ठीक है ना। संगत और असंगत बताने, तो संगत और असंगत बताने का मतलब इसमें यह है कि हमको इसको ग्राफी विधि से हल करना पड़ेगा। तो ग्राफी विधि से हल करने का तरीका तो हम बताएं, लेकिन एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है x प्लस वाई इक्वल 5, x प्लस वाई इक्वल क्या है 5, और फिर दिया हुआ है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, दिया है 2x प्लस 2y इक्वल 10, समीकरण नंबर 2। देखिए कैसे हल करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है ग्राफी विधि से, आराम से एकदम देखिए, उससे पता करना है संगत है कि असंगत है, एकदम ध्यान से देखिए। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल 5, x बराबर हो जाएगा 5 माइनस वाई, बॉक्स बनाएंगे, x और y। अगर y की जगह हम 0 रखते हैं तो x की जगह आएगा 5, अगर y की जगह अगर हम 3 रखते हैं तो x की जगह आएगा 2। क्लियर है, एक y की जगह 0 रखेंगे तो x की जगह 5, y की जगह अगर हम 3 रखेंगे तो x की जगह 2, क्योंकि 3 रखने से 5 माइनस 3 हो जाएगा 2। बिंदु जो हमारे पास आए हैं, बिंदु वो आए 5,0, 2,3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से एकदम आराम से देखिए, समीकरण 2 से कोई दिक्कत नहीं है। 2x प्लस 2y इक्वल 10, तो आ जाएगा 2x इक्वल 10 माइनस 2y और x इक्वल आ जाएगा 10 माइनस 2y/2, ठीक है ना। बॉक्स बनाएंगे x और y, x की जगह y की जगह अगर 0 रखेंगे ना तो ये 0 हो गया, 2 5 10, 5 आ गया। y की जगह अगर हम 2 रखते हैं
तो 2 दूना के 4 6, तब भी 3 आएगा। y की जगह अगर हम 2 रखेंगे, क्या रखेंगे 2, या कुछ भी रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, y की जगह 3 रख लेते हैं, तो भी हमारे पास 3 दूना के 6 आ जाएगा 4, 4 से काटेंगे, 4 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2। तो बिंदु आ गया हमारे पास सेम सेम, यहीं से पता चल रहा है कि क्या कहानी बनने वाली है। 5,0 2,3, कोई समस्या नहीं, ये तो सेम सेम हो गया। ग्राफी विधि से हल कर देते हैं इसको, क्या दिक्कत है। ग्राफी विधि, ग्राफी विधि, ग्राफी निरूपण भी लिख सकते हैं। देखिए एकदम ध्यान से, x x डैश y y डैश, सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है 5। लिखते हैं 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ये नंबर हमारे पास है। 5,0, 5 तो x है तो यहाँ पे आ जाएगा 5,0, 2,3, x 2 पे और y पे 3, ये हमारे पास हो गया 2, ये हो गया 3, लगभग बिंदु लगभग यहाँ आएंगे, हो गया हमारे पास 2,3। फिर इसमें देखते हैं 5,0 2,3, फिर हमारे पास वही आएंगे। इस रेखा जो रहेगी बच्चों ना, इस पे एक रेखा है होगी और दूसरी रेखा भी जो रहेगी वो इसी पे रहेगी। एक तो ए हो गई और दूसरी सपोज कर लीजिए ए हो गई। ये तो कंडीशन बन रही है संपाती वाली, और जब संपाती वाली कंडीशन बनेगी तो बताए थे कि युग्म हमारे पास संगत होगा, संगत युग्म है, क्योंकि इसमें एक कंडीशन बनती है a1 बटे में a2 इक्वल b1 बटे में b2 इक्वल c1 बटे में c2, ये कंडीशन है। तो इस तरीके से हम लोग चौथी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर नहीं लगेगा तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक ना। और वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए कि दूसरे को भी इससे फायदा हो। और सबसे पहली बात यह है कि अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक ना, जिससे और लोगों को भी फायदा हो सके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में किताब निकालिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया क्या है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 है उसमें दिया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, लिखेंगे माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर 1 मीटर, ठीक है। आयताकार बाग की लंबाई इससे 4 अधिक है तो x प्लस 4 मीटर, क्लियर है ना। आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी है, x मीटर, और आयताकार बाग की जो चौड़ाई इससे 4 अधिक है। लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। देखिएगा इसमें कहा है कि का अर्ध परिमाप, ठीक ना, आयताकार बाग जो है उसका अर्ध परिमाप यहाँ पे लिखेंगे आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर कितना दिया है, अर्ध परिमाप दिया है दोस्तों 36। तो सुनिए, आयत का जो परिमाप होता है ना वो 2 और लंबाई धन चौड़ाई होता है ना। अब अर्ध परिमाप का है, परिमाप ये होता है, अब अर्ध का है, आधा करने के लिए कहा है तो बटे में 2 कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 36। 2 से 2 कट गया, लंबाई कितना है x प्लस 4, चौड़ाई कितना है x है, बराबर हो गया 36। कितना सिंपल है, कितना ज्यादा सिंपल है। x और x मिला के 2x, 4 भाई साहब उधर जाएंगे तो 36 माइनस 4, 2x बराबर हो जाएगा 36 में से 4 घटाएंगे तो 32, तो x बराबर हो जाएगा 32 बटे में 2, अर्थात आएगा ये 16 मीटर। x का जो मान आ गया वो आ गया 16 मीटर। अब हमको निकालना है जो हमारे पास पहला मान आया है, देखिए लिखेंगे जो हमारे पास चौड़ाई आई है ना, चौड़ाई वो x था तो x की जगह रखेंगे 16 मीटर। अगर हम इसकी लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई हमारे पास था x प्लस 4, तो x प्लस 4, तो x की जगह रखेंगे हम 16 और प्लस 4 मिला के हो जाएगा 20 मीटर।
तो इस तरीके से चौड़ाई और लंबाई आएगी। इसका आंसर देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर दिया हुआ है y बराबर दिया है 16 और क्या y और क्या x, छोड़िए ना, आयताकार भाग की चौड़ाई x, मतलब कहने का ये है कि इसमें जो लंबाई दिया हुआ है उसका वो हमारे पास दिया है 20 और जो चौड़ाई दिया है वो है 16। दिस इज परफेक्ट आंसर। उतारिए इसको जल्दी से, बहुत सिंपल है। देखिए आयताकार भाग की चौड़ाई x मीटर, लंबाई इससे 4 अधिक थी। प्रश्नानुसार आयताकार भाग का अर्ध परिमाप 36, अर्ध परिमाप 36 है। तो परिमाप जो होता है ना 2, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो अर्ध का आधा करने के लिए का आधा तो हमने 2 कर दिया बटे में, तो 2 से 2 कट गया, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई हमारे पास थी x प्लस 4, चौड़ाई थी x, 36 हो गया। x और x मिलाएंगे तो 2x होगा, 4 को उधर लेके जाएंगे तो 36 माइनस 4 में से घटाएंगे तो 32 हो गया, और 2 जब गुणे में तो कहाँ जाएगा, भाग में, तो 2 से काटेंगे 32 को तो 16 हो गया। तो जो 16 है वो आयताकार भाग की चौड़ाई है और लंबाई की बात करें 16 4 20, ठीक ना। अब इस तरीके से दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 6, और बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन 6 में आखिर है क्या, तो क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है एक रैखिक समीकरण। तो वो रैखिक समीकरण हमारे पास है 2x प्लस 3y और -8 = 0, और कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y -8 = 0 दी गई है। दी चरों में एक ऐसी, या दिए गए चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं, संपाती हो। देखो कंडीशन देखो, पहला कंडीशन है इसमें कह रहा है कि रेखाएं हमारे पास जो है ना वो प्रतिच्छेदित करती रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। और दूसरे में दिया है, यहाँ पे दूसरे में दिया है कि समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, रेखाएं हो, रेखाएं हो। तीसरा दिया है इसमें जो है, तीसरा दिया है संपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं दोस्तों, संपाती रेखाएं। क्लियर है। देखिए पहला तो दिया था 2x प्लस 3y -8 = 0, तो प्रतिच्छेद कब होंगी, प्रतिच्छेद कब होंगी, प्रतिच्छेद तब होंगी जब a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 होगा। तो इसको चेंज कर देते हैं, आप लिख देते हैं 5x प्लस 7y -8 = 0। ये इसके अनुपात में, इसके अनुपात में बराबर नहीं है, काम खत्म, आंसर हो गया, ये आंसर हो गया इसका, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, 2x प्लस 3y -8 = 0। समांतर की कंडीशन हमारे पास क्या है, समांतर की कंडीशन ये है कि a1 बटे में a2 इक्वल b1 बटे में b2 इज नॉट इक्वल c1 बटे में c2। कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर होने चाहिए ना, सेम सेम लिख दीजिए, 2x प्लस 3y, इसको चेंज कर दीजिए, -9 = 0, हो गया आंसर। कितना सिंपल है, 2/2 3/3 ये दोनों इक्वल हो गए, -8/-9 इक्वल होंगे ही नहीं। अब इस तरीके से संपाती रेखाएं, इसको लिखिए 2x प्लस 3y -8 = 0। अब संपाती के लिए कंडीशन बनती है a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो ऐसी कंडीशन में सेम सेम उतार दीजिए, 2x प्लस 3y -8 = 0, आंसर हो गया। कितना सिंपल है, कितना ज्यादा सिंपल है कि नहीं, कितना ज्यादा सिंपल है। इसको हल करिए, सॉल्व कीजिए इसको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों बोला है कुछ ये कि समीकरण दिया है, इसमें लिखा है कि समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x - 2y - 12 = 0 का एक ग्राफ खींचिए। ठीक है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। गजब है, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों, गजब क्वेश्चन है।
आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत आराम से। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, किताब खोल के बैठिए, किताब खोल के। अगर आप लोग किताब रख के सामने बैठेंगे ना तो क्वेश्चन हम जो लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो समझ में आएगा। और क्वेश्चन लगाने से पहले आप लोगों को क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार पहले पढ़ लीजिए। जब क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो क्वेश्चन अपने आप समझ में आएगा और लग भी जाएगा और कोई समस्या नहीं होगी, है ना। वरना यार जिंदगी में किसके पास समस्या नहीं है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास प्रॉब्लम्स नहीं है? जो इंसान प्रॉब्लम्स और समस्याओं से लड़ना सीख गया, समझ लीजिए कि सफलताएं उनके कदम चूमेगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन को जब क्वेश्चन लगाते हो बच्चों तो क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए पहले, और पढ़ने के बाद उसको सॉल्व कीजिए। तो आइए देखते हैं इसको ग्राफी विधि से हल करना। तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बहुत आराम से, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, x इक्वल हो जाएगा y प्लस 1, सॉरी माइनस हो जाएगा, और इसका बॉक्स बनाएंगे, x हो गया y हो गया, y की जगह रखेंगे 0 तो x बराबर मिलेगा -1, y की जगह अगर रखेंगे 1 तो x बराबर मिलेगा 0। चेक कर लीजिए, y की जगह 0 रखेंगे तो मिलेगा -1, y की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो x बराबर 0 मिलेगा। तो बिंदु मिल गया हमारे पास -1, 0, 0, 1। ठीक है, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 क्या है, 3x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल 0। अगर ध्यान से अगर देखिएगा तो ये 3x इक्वल हो जाएगा 2y और प्लस 12। चेक कर लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चेक कर सकते हैं। x इक्वल हो जाएगा 2y प्लस 12/3। अब इसको हल करते हैं, बॉक्स बनाते हैं इसके लिए। देखिए आराम से देखिए, x और y की जगह अगर हम 0 रखते हैं, y की जगह क्या रखते हैं दोस्तों 0, तो ये पूरा 0 हो गया, समझ लीजिए 0 हो गया, खत्म हो गया। तो 3 चौको 12, तो y की जगह क्या रखें 0, तो 3 चौको 12, तो x बराबर आ गया 4। ठीक है ना, x बराबर आ गया हमारे पास 4। कितना सिंपल तरीके से देखें, आगे देखिए, अगर y की जगह 3 रख देते, 3 तो हो जाएगा 3 दूना के, पहले 3 रखिए, y की जगह रखिए 3 तो हो जाएगा 3 2 गुणे 3 प्लस 12/3, 3 दूना के 6 प्लस 12/3, 12 और 6 मिला के 18, तो हो जाएगा 3 6 का 18, मतलब 6 आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना। इस तरीके से इसका जो बिंदु है वो भी हम निकाल लिए हैं बहुत आसान तरीके से, बहुत आसानी से, 4, 0 और 6, 3, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें कहा था कि इन निर्देशांकों से x अक्ष को टच करते हुए जो त्रिभुज बनेगा उसके शीर्ष निकालने हैं और उसको छायांकित भी करना है। तो देखिए x डैश y और y डैश, सबसे बड़ा नंबर है 6, तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया दोस्तों 6। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्लियर है, आइए देखते हैं। उसके बाद जो बिंदु है -1, 0, तो -1, 0 कहाँ है, -1 का मतलब ये आएगा हमारे पास x पे, तो ये रहा, ये रहा, ये हो जाएगा -1, 0, 0, 1 कहाँ आएगा दोस्तों, 0, 1, 1 का मतलब y, 1 का मतलब y, तो ये रहा, ये हमारे पास हो जाएगा 0, 1, ये रहा। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, और जो सेकंड थर्ड वाला है ना उसको जरा ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो 2 और 3 के बीच में या 3 के पास आएगा और ये भी 3 के पास आ जाएगा लगभग में। तो लिख लीजिएगा इसको बहुत ध्यान से मिला के, जब इसको स्केल से आराम से खींचेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या है। अब कहा था इसको आप छायांकित कीजिए, तो इसको हम छायांकित कर देते हैं।
तो ये हो गया आपके 7वें क्वेश्चन का आंसर। और इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज हो गई दोस्तों फिनिश द एंड। अब हम लोग अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ओके, और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप लोग क्या करिएगा, आप लोगों से एक छोटी सी विनती, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चों का क्या हो सके, फायदा हो सके। तो थैंक यू।